डीडी बिहार के कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं आपसे, हमसे जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए कानूनी बारीकियों के बारे में। और आज हम जिस कानून के बारे में चर्चा करेंगे वो बेहद ही खास है, वो जन जन से जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि सर्वेक्षण अधिनियम की। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण अधिनियम के क्या लाभ हैं और इसके कानूनी पहलू क्या हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमने खास अतिथि को, विशेषज्ञ अतिथि को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव सिन्हा जी। संजीव सिन्हा जी अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में। बहुत बहुत स्वागत संजीव सिन्हा जी आपका। जी नमस्ते। तो जैसा कि हमने बताया कि भूमि सर्वेक्षण अधिनियम जो है ये सबसे जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, जन से जुड़ा हुआ है। और किस तरह से ये कानून है, ये अधिनियम है, क्या कहता है और इसके तहत अगर ज़मीन के कोई विवाद हैं तो उसका निपटारा आप कैसे कर सकते हैं, इसके तहत आपको कैसे लाभ मिलेगा, इन तमाम विषयों पर हम संजीव जी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव सिन्हा जी हम ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम की जो भूमि सर्वेक्षण अधिनियम है ये है क्या और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले ये बात जानना आवश्यक है कि बिहार राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कानून कब से बना। सर्वप्रथम बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सन 1885 में ये कानून बना। उस समय काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत था। उसके बाद 1959 में, 86 में और वर्तमान में 2011 में ये संशोधन हुआ और 2012 से ये लागू हुआ। जी, तो अभी जो है किस तरह से ये लागू है और अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख जो कानूनी प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं संजीव जी? देखिए, इस पर कानूनी प्रावधान कई तरह से हैं। अब जैसे कि सर्वेक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि खतियान 1909 में बना। सर्वप्रथम खतियान के बाद मान लीजिए किसी के दादा के नाम से खतियान है तो दादा का पुत्र हुए, पुत्र के परपुत्र हुए, उसके बीच में वो बढ़ता ज़मीन चला आया तो ज़मीन का भाग छोटा हो गया, परिवार लंबा चौड़ा हो गया। तो किसी भी कार्यक्रम के लिए लोग देखते हैं कि वंशावली क्या है और खतियान में किसका नाम जुड़ा हुआ है। जी, चलिए वंशावली क्या है और खतिहान में इसका नाम जुड़ा हुआ है। हाँ। इससे पहले भी कई कानून रहे हैं, तो ये अधिनियम जो आया संजीव जी, तो इसमें क्या लगता है कि जो दूसरे अधिनियम है उनसे किसी तरह से ये टकराव की स्थिति बनती है या दूसरे अधिनियम की जो धाराएं थी उसमें किस तरह से कोई सामंजस्य इसमें दिखता है क्या? देखिए, पहले ये समझना चाहिए कि फौजदारी कानून एक अलग है और दीवानी कानून एक अलग है। फौजदारी कानून जो है, जिसको आपराधिक मामला कहते हैं, वो देश में लागू होता है कई कानून से। लेकिन जो दीवानी संहिता का कानून है, दीवानी संहिता कानून, उसके अंतर्गत ये सर्वेक्षण का एक अलग कानून बना हुआ है। बिहार सर्वेक्षण एक्ट एक अलग बना है। तो धारा के अलावे उपधारा होता है, तो कानून से टकराव नहीं होता है, कानूनी टकराव नहीं है। जैसा मैं अधिनियम की चर्चा संजीव जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर जो बात होती है, अगर भूमि सर्वेक्षण की बात आती है, भूमि की बात आती है, तो भूमि के जो रैयतदार हैं, जो भूमि पर जिनका कब्जा होता है, तो क्या भूमि सर्वेक्षण का जो ये कानून जो है ये उनको किस किस तरह के अधिकार देता है? देखिए, सर्वेक्षण का अधिकार कई तरह से होता है। जैसे कि जिस व्यक्ति के नाम से खतियान हो, खतियान वंशावली के अनुसार हो, या जमीन खरीदगी हो या बंटवारा में मिला हो, तो इस तरह कानूनी प्रावधान है कि अगर बंटवारे में ज़मीन हमको मिला तो हम अपना नाम अपने प्लॉट पे चढ़ा सकते हैं। इसके लिए सर्किल ऑफिसर में आप जाएं। अभी जो सर्वे चल रहा है, इसके लिए सर्वे का एक अलग टीम गठित किया गया है। उस टीम का काम है कि ज़मीन पे जा करके पहले तो हवाई सर्वेक्षण करना है। हवाई सर्वेक्षण के अनुसार फिर एक मैप बनाना है। मैप का उससे फिर ज़मीन पे जाना है। ज़मीन पर जा कर के तहकीकात करना है कि चौहद्दी में कौन कौन से लोग हैं, इसका मूल मालिक कौन है, उसका नाम खतियान में दर्ज करना है। तो जो पूरी जो वंशावली है, अगर जो वंशावली के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह की? वंशावली के निर्माण कोई खास प्रक्रिया नहीं है। सर्वेक्षण के बहुत आसान बनाया गया है कि आप अपने पूर्वजों का नाम, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, पिता कौन है, उसका नाम लिख करके आप दे दीजिए। और उसके अलावा अगर कुछ मांगा जाता है तो एक शपथ पत्र
कार्यपालक पदाधिकारी से आप करा कर दे सकते हैं सर्वेक्षण के लिए। इसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई जो बेटियां हैं उनको अधिकार कैसे मिले, इसमें खास तौर हाँ, पे इसके लिए एक अलग कानून बना है कि जो 2005 में आया है सिविल नेचर के मामला में, कि 50% बेटियों का 50% लड़कों का, पहले भी था लेकिन अभी 50% कर दिया गया है। तो वंशावली में लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ पुत्र का नाम जाता है, लेकिन नहीं, वंश के रूप में तो पुत्री भी आती है, तो उसमें है कि पुत्र का भी नाम दर्ज होना जरूरी है। चलिए, तो वंशावली जो है उसमें पुत्री का नाम भी दर्ज होना काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ एक धारणा आमतौर पे इस तरह की बनती रही है कि भाई जो पुत्र होंगे वही ज़मीन का मालिक होगा। तो ऐसी कानून जो है दोनों को बराबर का अधिकार देता है और पुत्रियों का जिक्र भी वंशावली में होना चाहिए, जैसा कि वकील साहब ये बता रहे हैं। वकील साहब, एक बड़ी बात और है, एक अहम बात ये भी है कि जब हम इसकी बात करते हैं, भाई भूमि सर्वेक्षण की बात अगर हम करते हैं, इस कानून की बात करते हैं, तो कई बार ऐसे ज़मीन भी होते हैं जो विवादित होते हैं कि उन पे दो लोगों का अधिकार एक ही ज़मीन पे हो जाता है, या फिर होता है कि भाई नाम किसी और का होता है और जो रसीद है वो किसी और का कटता है। तो अगर ऐसे मामले होते हैं कि ऐसा विवाद अगर होता है, तो उस तरह के विवादों में ये अधिनियम किस तरह की गाइडलाइन देता है, या इस अधिनियम में क्या प्रावधान है? देखिए, सर्वेक्षण का जो भी टीम वर्तमान में गठित किया गया है उसमें एक फॉर्मेट आया है। फॉर्मेट 12 या 13 कॉलम बना हुआ है। उसमें डिटेल्स लिखना है कि ज़मीन कैसे आपको प्राप्त हुआ। अगर दो व्यक्ति के विवाद में, अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है या आपस में विवाद चल रहा है, तो विवाद का कारण भी लिखना है उसमें फॉर्मेट में, कि किस न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, मुकदमा निष्पादन हो चुका है या अभी लंबित है, ये भी मामला उसमें लिखना है। उसके अनुसार जो सर्वे टीम है आपके कागजातों का अवलोकन करेंगे। उसके अनुसार वो अपना, अगर न्यायालय का फैसला आने तक वेट करना है तो फिर वेट करना होगा कि न्यायालय का क्या फैसला आता है। तो क्या इसके लिए कोई राहत उन्हें दी जाती है? वकील साहब, ये थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई विवादित ज़मीन है, कोई प्लॉट है जिस पर विवाद हो गया है, तो और अगर अभी जिस तरह से वंशावली बना के और ये दर्ज किया जा रहा है, ऑनलाइन दर्ज हो रहा है, तो अगर इसमें अगर आप मान लेते हैं कि कोई विवाद चल रहा है, तो क्या उसे कोर्ट में जाने के बाद एक समय मिल जाता है कि भाई आप जो सर्वेक्षण है वो बाद में भी दर्ज करा सकते हैं, पहले ये निपटारा हो जाए? ऐसी क्या कोई व्यवस्था है? किस तरह के प्रावधान है, थोड़ा विस्तार से बताएं। अगर सिविल नेचर का मामला में अगर सर्वेक्षण का टीम चल रहा है, आप कॉलम भर कर देते हैं, फॉर्मेट में अपना सब दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो सर्वेक्षण टीम, जाहिर सी बात है कि न्यायालय का आदेश मानेगा। अंतिम आदेश क्या न्यायालय का होता है, किसके पक्ष में जाता है, उस समय संशोधन हो सकता है और उस समय संशोधन किया जाएगा। संशोधन का तरीका है कि परिमार्जन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं जी। अगर आपका नाम दाखिल खारिज रजिस्टर 2 पे नहीं चढ़ता है, तो अगर न्यायालय का फैसला आ जाता है तो परिमार्जन के माध्यम से आप अपने अभिलेख का रजिस्टर 2 का संशोधन कर सकते हैं। कई बार वकील साहब ऐसा होता है कि दाखिल खारिज में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, या फिर दाखिल खारिज लोग नहीं करवा पाते हैं ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद। ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है लेकिन दाखिल खारिज नहीं होता है, मोटेशन नहीं होता है, तो ऐसे मामले में क्या प्रावधान होते हैं? अभी देखिए, वर्तमान में अभी एक नया प्रावधान आया है राज्य सरकार का जी, कि रजिस्ट्री आपका हो जा रहा है तो रजिस्ट्री के साथ ही आपका मोटेशन हो जाएगा। अभी नया नियम आया है। और जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी का पहले से छूटा हुआ है, तो संबंधित अंचलाधिकारी को एक आवेदन दे ऑनलाइन। अभी सारा काम डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। उस पर वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आप उनको ऑनलाइन जमा करिए, आपका मोटेशन हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कागजात जो हैं काफ़ी पुराने जो कागजात होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई पूर्वजों से वो कागजात सही से नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर कागजात नहीं मिल रहा है और ज़मीन पर उनका अधिकार है, वो ज़मीन के रैयत है, ज़मीन जोतते जा रहे हैं लगातार, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या कहता है? देखिए, जब आप अगर खतियानी रैयत है, आपका खतियान में दादा या परदादा किसी का भी नाम है, उसका अभिलेखागार से उसका नकल निकलता है, सर्टिफाइड को भी आप निकालें। अगर आपके परिवार में किसी के नाम से खरीदगी है, जिसको बोलते हैं सेल डीड और हिंदी में बोलते हैं उसको बैनामा, अगर बैनामा आपका किया हुआ है, किसी से आपने खरीदा है, आपके पूर्वज से खरीदे हैं, उसका नकल निकलता है, प्रतिलिपि जो उस क्षेत्र के निबंधन कार्यालय है उसमें उपलब्ध रहता है, उसका आप नकल निकालिए और उस दस्तावेज को आप अंचलाधिकारी के यहाँ सबमिट करिए या सर्वे टीम को सबमिट करिए कि हमारे पास ये दस्तावेज है, ये हमारे पूर्वज का रसीद है, हम जोतते आ रहे हैं, हमारा ये दखल कब्जा है।
चलिए, तो अगर दस्तावेज भी गुम हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और दस्तावेज के सारे रिकॉर्ड जो हैं अभिलेखागार में मौजूद होते हैं। अभिलेखागार में जाएं आप और वहां संपर्क करें, और जो दस्तावेज हैं उसकी नकल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है जी। कई बार संजीव जी ऐसा होता है कि जिस तरह से डिजिटल जो अभिलेख हैं वो कितने मान्य होते हैं, क्योंकि जो दुनिया है वो डिजिटल की ओर जा रही है। देखिए, इसमें अगर हमारे पास अभिलेख जो है वो डिजिटल हैं, तो डिजिटल को कानून कितने मान्यता देता है? देखिए, डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो 100% अभी सुरक्षित है। डिजिटल में दो तरह का है। डिजिटल में उसको कहा जाता है कि एक होता है GIS, जो अभिलेख को सुरक्षित रखता है डिजिटल माध्यम से, और अभी जो सरकार के जो भी कंप्यूटराइज हो रहा है वो सही है वो, और वो बहुत हर तरह सुरक्षित है। क्योंकि इस पर एक चर्चा ये है कि पहले कोई भी किसान, जमीन धारक खतियान निकालने के लिए या रजिस्टर 2 में देखने के लिए कि किसके नाम से है ये जाते थे कार्यालय में, कर्मचारी कार्यालय में। अभी क्या है कि डिजिटल माध्यम से आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं कि हमारा नाम चला है कि नहीं, रजिस्टर 2 में नाम है कि नहीं, खतियान किसके नाम से है, दस्तावेज किसके नाम से, ये पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए, तो पूरी तरह से सुरक्षित है, और डिजिटल दस्तावेज भी आप रख सकते हैं, और ये मान्य भी है। और मान्य है जी। तो ये पूरी तरह से मान्य है। अगर आप डिजिटल दस्तावेज रखना चाहते हैं तो आराम से आप डिजिटल रूप में उन दस्तावेजों को रख सकते हैं, जो काफ़ी सुरक्षित भी होता है, और कानून के दृष्टिकोण से जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि ये मान्य भी है, और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षित रखने में आपको दुविधा उठाने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप उसे कैरी भी कर सकते हैं आसानी से। डिजिटल लॉकर या अन्य जो डिजिटल दस्तावेज हैं वहाँ पर आप इसे सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। वकील साहब, कई बार ये होती है कि भाई साइबर दृष्टिकोण की बात, अगर हमने डिजिटल की तो बात करी कि भाई हम डिजिटल रिकॉर्ड रख लेंगे, लेकिन कई बार साइबर क्राइम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार भी अवेयर कर रही है लोगों को कि भाई साइबर क्रिमिनल से बचें, तो जिस तरह से ये जो दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, या फिर पूरे रिकॉर्ड जो है ज़मीन का वो ऑनलाइन हो गया है, खाता खेसरा सब नंबर ऑनलाइन मिल रहा है, तो इसमें जो डिजिटल सेंधमारी की अगर हम बात करते हैं, साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, डेटा गोपनीयता की बात करते हैं कि भाई हमारा डेटा कोई दूसरा तो नहीं देख रहा है, या हमारे डेटे से कोई डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, इसकी कितनी संभावनाएं रहती हैं? देखिए, जहाँ तक ये गोपनीयता की बात है तो पूरी तरह गोपनीय रहता है वो डाटा। चूँकि खतियान, सेल डीड, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जी, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो गोपनीय है, लेकिन कहीं कहीं पे वो जैसे अभी प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर के लोग या साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए भी सरकार कई तरह से कदम उठा चुका है। अगर आपका डाटा चोरी कहीं होता है तो साइबर सेल में आप उसका शिकायत कर सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं। अगर हमारा कोई भूमि संबंधी दस्तावेज है और उसका डिजिटल रूप से किसी ने चोरी कर लिया उसे, और वो कहीं प्रयोग कर रहा हो, तो इसके लिए कहाँ शिकायत कर सकते हैं? इसके लिए साइबर सेल बना हुआ है पूरे बिहार में, हर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपको लगे कि आपका कोई दस्तावेज चोरी कर लिया या फिर आपका दस्तावेज कहीं उपयोग किया जा रहा है, उस स्थिति में आप साइबर सेल में अपना शिकायत करें। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है वकील साहब? साइबर सेल की प्रक्रिया है कि ऑनलाइन अगर आपको लगा कि कहीं मेरा डाटा चला गया है तो आप सर्वप्रथम साइबर सेल में जाकर के वहाँ पे स्टाफ लोग बैठे रहते हैं, वो ऑनलाइन आपका FIR दर्ज करते हैं। ऑनलाइन FIR दर्ज करने के बाद वो एक कॉपी निकाल के आपको देंगे, उसका साइबर थाना है, साइबर थाना में आप दीजिए कॉपी, फिर आपका वो FIR दर्ज हो जाएगा। तो जिस जिला में आपका अपराध हुआ है उस जिला को भेज देंगे, वहाँ से कार्रवाई शुरू करते हैं ये लोग। चलिए, तो हर संभव प्रति रोकने का प्रयास करते हैं। तो अगर दस्तावेज चोरी हो जाती है किसी भी तरह से, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत साइबर सेल में कर सकते हैं, और भूमि संबंधी कोई दस्तावेज है या अन्य भी कोई दस्तावेज है तो उसकी शिकायत के लिए साइबर फोरम काम कर रहा है, साइबर सेल काम कर रहा है, वहाँ आप जाएँ और अपनी बात आप रख सकते हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। वकील साहब, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम ज़मीन की बात करते हैं तो कई बार तो ये होता है कि भाई पुश्तैनी ज़मीन जो पूर्वजों से चली आ रही है और वो हमारे आगे की पीढ़ियों को वो कैरी करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार अलग ज़मीन, जैसे नानी
नानी की ज़मीन या फिर कहीं दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं उनका कोई आगे की पीढ़ी नहीं होती है, तो वो वहाँ पे उनको अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे जो ज़मीन है, जैसे कोई नानी घर में किसी को ज़मीन मिला हो या कहीं दूसरी जगह ज़मीन मिला हो, तो ऐसे ज़मीन के लिए इस अधिनियम में ख़ास तौर पर किस तरह के प्रावधान हैं? देखिए, जब से 2005 से जब संशोधन हुआ और पुत्र और पुत्री को बराबर का हक मिला है, तो अगर उस नानी घर की कोई पुत्री अगर है, जीवित है, या पुत्री का कोई वंशज है, तो उस ज़मीन पे वो दावा कर सकते हैं कि मेरे नानी की संपत्ति है, नानी की संपत्ति है, ये हमारा संपत्ति हुआ। बहुत जगह एक जगह देखने को मिल रहा है फिलहाल कि जैसे किसी के नानी घर में संपत्ति है, उसका कोई मामा नहीं है जी, तो उसके गोतिया के लोग उसको कब्जा करने का प्रयास करते हैं। वैसी स्थिति में जो नानी की पुत्री है या जो नानी के नाती नतनी है, वो भी उसके दावेदार हैं। वो दावा करके अपना हक वहाँ ले सकते हैं। अगर उनको हक नहीं मिलता, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय में जाकर वो पार्टीशन सूट दायर करेंगे, उनको हक मिलेगा। तो ये जो हक मिलेगा, आपने हक की बात करी कि भाई वो जा सकती हो, महिला जा सकती है और न्यायालय में जाके पिटीशन सूट कर सकती है, लेकिन कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है और पूरी प्रक्रिया जो है वो किस तरह की होती है, किस तरह से उन्हें आवेदन करना होगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी इसके तहत? देखिए, जहाँ तक पार्टीशन सूट दाखिल करने की बात है, तो इसका टाइम लिमिटेशन नहीं है। किसी वकील के माध्यम से ही दाखिल होगा उस जिला के और उस क्षेत्र के न्यायालय में, उस क्षेत्र के न्यायालय में दाखिल होगा, और उसमें समय निर्धारित नहीं है कितना समय में आपका केस का डिसीजन हो जाएगा। लेकिन न्यायालय का है कि बहुत जल्दी प्रयास है कि जल्दी जल्दी केसों का निपटारा किया जा सके। गिल साहब, ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो भूमियाँ हैं वो विवादित भूमि होती है। तो विवादित भूमि में ये जो नया प्रावधान है हमारा, तो ये प्रावधान किस तरह से भूमि का सर्वेक्षण का जो प्रावधान है, ये किस तरह से इसमें कानून है और कितनी मदद करेगा उनके निपटारे में, जो विवाद है उनके निपटारे में, और किस तरह, क्या लगता है आपको कि ये निपटारा इससे संभव हो सकेगा? थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, ये संभव है क्योंकि जो अभी सर्वे टीम का गठन किया गया है, तो सर्वे टीम का काम है कि हर क्षेत्र में अलग अलग दिन वो अपना कैंप लगाएंगे और उस कैंप में जो भी भूमि धारक लोग हैं या जो विवादित ज़मीन है, वो अपना फॉर्म भर के वहाँ जमा करेंगे। जमा करने के बाद क्या उनके साथ विवाद है, उसको वो लोग देख करके जांच करेंगे। एक चीज़ और इसमें आया है कि सीओ के यहाँ से भी समय समय पर एक कैंप लगता है। कैंप में सीओ महोदय भी वो जांच करते हैं कि कौन विवादित ज़मीन है, किसका रसीद काटना है, नहीं काटना है। उसके लिए ग्राम कचहरी भी बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम कचहरी के माध्यम से भी सिविल नेचर के मामला मुकदमा का निपटारा किया जाए। कुछ ऐसा सेक्शन आपराधिक में भी दिया जिससे निपटारा किया जा सके। तो सर्वेक्षण बहुत अच्छी बात है और सर्वेक्षण में कई तरह के विवाद को सलटाया जा रहा है। जैसे चौहद्दी का प्रॉब्लम है, या कोई कहता है कि हमारा ज़मीन ये है, आपका ज़मीन वो है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को जानकारी के अभाव में वो एक दूसरा प्लॉट को जोत रहा है, अब वो अपना प्लॉट छोड़ के दूसरे को जोत रहा है, दूसरा आदमी दूसरे प्लॉट को जोत रहा है। उस स्थिति में भी सर्वेक्षण टीम जो है ना, बहुत कारगर है और उसका निपटारा करेगा वो। तो सर्वेक्षण टीम बहुत कारगर है, उसका निपटारा करेगी। कई बार भूमि की जो पैमाइश होती है, जो नापी जिसको हम कहते हैं ग्रामीण भाषा में कि भाई भूमि की नाप करवाना है, तो मापन में किस तरह के प्रावधान है कि ज़मीन में कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन की जब माप होती है तो होता यह है कि भाई आपकी ज़मीन छोटी हो गई और जो हिस्सा है आपका मान लीजिए 2 कट्ठे का, तो वो दूसरे के प्लॉट में दिखता है कि भाई वो जो हिस्सा है वो दूसरे के प्लॉट में दिख रहा है। तो मापन की क्या व्यवस्था है जो मान्य हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई मापन के बाद वो कहते हैं कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे। कई बार इस तरह की विवादित मामलों में होता है ये। तो इसके लिए किस तरह के प्रावधान खास किए गए हैं कि जो मापी हो वो एक सर्वमान्य मापी हो और उसकी मान्यता मिले? इसके लिए किस तरह के प्रावधान इस कानून में किए गए हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है और ये तकनीकी क्वेश्चन है। अभी जो सर्वे टीम का बहाली किया गया है या जो सर्वे हो रहा है बिहार में, पहला काम है कि हवाई सर्वेक्षण सर्वे करना। दूसरा कि जो सर्वे टीम है, इसी विवाद को रोकने के लिए सर्वे टीम का गठन किया गया है। सर्वे टीम का काम है कि अमीन को लेकर के जो सर्वेयर है, सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसको लेकर के जो भी भूधारक है, भूस्वामी है, उनके प्लॉट पर जा करके और चौहद्दी का मापी करना।
अगर मान ली कि इस प्लॉट का कुछ भाग दूसरे प्लॉट में निकल रहा है, उसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद चौहद्दीदारों को बुला करके और उनके समक्ष नापी करना है। नापी करने के बाद डिटेल्स कितना रकबा हुआ, क्या खेसरा है, क्या तौजी नंबर है, ये सब डिटेल्स उस पर भरना है। भरने के बाद ही वो खतिहान बनता है। तो इसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें कोई माप करवानी हो इस तरह से कि भाई सरकार के जो लोग हैं वो भी वहाँ आए मापी करवाने में, तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे एक तो ये सर्वे टीम की बात हो गई, एक और इसका प्रोविजन है कि आप सीओ के यहाँ परिमार्जन के लिए आप आवेदन दीजिए कि हमारे ये प्रॉब्लम है और हमारा चौहद्दी गलत हो गया है। वहाँ से अमीन बहाल होते हैं गवर्नमेंट का, उनके थ्रू भी आप माफ कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ से नहीं होता फिर आप डीसी लड़के उसका अपील कर सकते हैं। तो परिमाइश के लिए ऑलरेडी इस पर सेक्शन बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण, अगर हम ज़मीन की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण ये भी बात हो जाती है कि कई बार होता यह है कि भाई जो रसीद काटने की जो बात होती है, तो कई बार है कि आलस्य के कारण या कोई भी अन्य कारणों से कई वैसे भूधारक हैं जो रसीद नहीं कटवा पाते, लंबे समय तक रसीद नहीं होता। ऐसे में कई बार उन्हें यह डर होता है कि भाई ज़मीन का जो मालिकाना हक है उससे हम खो देंगे या वो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो लोग होंगे जिन्होंने लंबे समय तक रसीद नहीं कटवाया है, तो उनके लिए क्या ये कानून क्या किस तरह का प्रावधान करता है, ये बताएं। देखिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए डिजिटल किया गया है कि कोई वृद्ध व्यक्ति अगर है जो रसीद नहीं कटवा सके, तो ऑनलाइन खतियान में नाम उनका दर्ज है या पूर्व में कभी भी रसीद कटा है, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जा करके आप पहले देखिए कि हमारा प्लॉट उस पर चढ़ा है कि नहीं। अगर आपका प्लॉट चढ़ा है तो आप डायरेक्ट साइबर कैफे से रसीद कटवा सकते हैं, कर्मचारी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है कि नहीं, मेरा जो ऑनलाइन डिजिटल पे चढ़ा हुआ है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा मतलब कितना हमारा एरिया है ज़मीन का, अगर उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट है या कहीं नहीं दिख रहा है वो, तो आप परिमार्जन के माध्यम से उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ऑनलाइन परिमार्जन फाइल होता है। परिमार्जन का मतलब है कि संशोधन के लिए। तो अब कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है कर्मचारी की रसीद कटवाने के लिए। हर व्यक्ति जा करके अपने घर में भी काट सकता है ऑनलाइन, और किसी साइबर कैफे से भी कटवा सकता है वो। ये तो अगर रसीद आपने नहीं कटवाई है, रसीद आपको कटवाना है, तो आपको कहीं दफ्तर में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी दफ्तरों में कब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे साइबर जो कानून है उसका उपयोग करके, अपने इंटरनेट का उपयोग करके, आप कंप्यूटर का उपयोग करके ऑनलाइन जो रसीद कटवा सकते हैं। और अगर उसमें कोई गड़बड़ी नज़र आती है आपको कि भाई हमारी गड़बड़ी हो गई है, तो आप उसके लिए परिमार्जन, जैसा कि वकील साहब ने बताया कि परिमार्जन के लिए आप अपील भी कर सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन आप दे सकते हैं, और इस आवेदन के अनुसार आपकी जो सुधार है वो कर दिया जाएगा। वकील साहब, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपने बताया, लेकिन परिमार्जन की जो सुधार की जो अवधि है ये भी लोग जानना चाहेंगे। कई बार होता यह है कि भाई परिमार्जन के लिए हमने आवेदन तो दे दिया, लेकिन प्रोसेस काफी लंबा चलता है। तो क्या ये जो नियम है, कानून जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस अधिनियम में क्या ऐसे प्रावधान है कि एक तय सीमा निर्धारित की गई हो? हाँ, तय सीमा निर्धारित है। अगर आप ऑनलाइन परिमार्जन के लिए आवेदन पत्र दाखिल करते हैं, उसका समय सीमा लगभग 21 दिन है। 21 दिन के अंदर अगर कोई त्रुटि नहीं होता है तो परिमार्जन के लिए हो जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की कमी है। आप उस डॉक्यूमेंट्स को आप ऑनलाइन लोड कर दीजिए, मतलब साइबर कैफे में जाकर के जो पेपर मांगता है उसको आप दे दीजिए, दस्तावेजी साक्ष्य। अगर उस स्थिति में अगर नहीं होता है तब फिर आप अपील फाइल करना होगा आपको डीसी लॉ के संबंधित अंचलाधिकारी के आदेश के खिलाफ डीसी लॉ की अपील फाइल करना होगा। उस स्थिति में आपको सुधर सकता है। वकील साहब, कई बार जो ज़मीन होती है वो गिफ्ट के तौर भी लोगों को मिलती है कि भाई उन्होंने गिफ्ट के तौर पे वो दे देते हैं, तो उसके लिए क्या कोई खास नया प्रावधान है या फिर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं अगर कोई ज़मीन गिफ्ट में किसी को देना चाहता है तो? देखिए, गिफ्ट में जो ज़मीन मिलता है किसी को भी, तो गिफ्ट का भी वही नियम है जो सेल डीड का है। उसमें भी कोर्ट फीस लगता है और रजिस्ट्री कोर्ट में जा करके एक व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट देता है। ये जो अधिनियम है, नया अधिनियम है, इसमें क्या लगता है कितनी पारदर्शिता आएगी
क्योंकि कई बार ज़मीन के मामले में होता है कि भाई ज़मीन का निपटारा काफ़ी लेट से होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी हैं वहाँ भ्रष्टाचार का दबदबा होता है, और कई बार ये है कि भाई दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो क्या लगता है कि जो सर्वेक्षण का नया अधिनियम है इससे कितनी पारदर्शिता आएगी वकील साहब? देखिए, सर्वेक्षण का जो नया नियम बना है वो पूरी तरह पारदर्शिता ही है। समय थोड़ा लगेगा, अगर सर्वेक्षण सही रूप से हो जाएगा और डिजिटल पे चढ़ जाएगा तो पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, जिसका ज़मीन है, जो वास्तविक मालिक है वो ही वास्तविक मालिक रहेगा। कोई दबंग व्यक्ति अगर उसको पकड़ लेते हैं तो ये दस्तावेजी साक्ष्य है। चलिए, तो आपको भूमि सर्वेक्षण अधिनियम जिस तरह से कार्य कर रहा है, वकील साहब ने बताया कि इसके लिए आप, अगर कोई गड़बड़ी है, आपके पास खतियान नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वकील साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। तो कभी भी अगर आपके ज़मीन के दस्तावेज गुम हो गए हों या फिर आपको क्या रसीद नहीं कटा हो, तो जैसा कि वकील साहब ने बताया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रसीद कट सकती है, डिजिटल आप रसीद कटवा सकते हैं। तो काफ़ी अहम जानकारियां जो है इस कार्यक्रम के तहत आपको भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई मिल गई होंगी। अगले अंक में हम फिर चर्चा करेंगे किसी नए कानून की, किसी नए अधिनियम की। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक चंद को दीजिए इजाज़त।